हे जनकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले लाइनस भैया की एक वीडियो देखी जिसमें बहुत बड़े एक स्कैम चल रहा है हमारे साथ। अगर आप गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह लेने की सोच रहे हो तो अभी आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अभी जो आप अपने सामने दो लैपटॉप देख रहे हो, एक है एसूस का रोग सीरीज का स्ट्रीक G15, एक है ऑरस का 15G। एसूस के अंदर आपको Ryzen 9 सीरीज का AMD का प्रोसेसर देखने को मिलता है, उसमें AMD का ही ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलता है 6800M। यहाँ पर ऑरस की बात करूं तो उसमें आपको इंटेल का i7 देखने को मिलता है, RTX 3080 देखने को मिलता है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं, Ryzen यहाँ पर ज्यादा अच्छा है ऑन पेपर। यहाँ पर अगर मैं ऑन पेपर ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो वो आपको RTX 3080 यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। तो ओवरऑल दो अलग अलग लैपटॉप हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग होनी चाहिए, जो कि है भी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन दोनों में एक चीज है वो बिल्कुल सेम है, और वो है इनकी रैम। दोनों के अंदर 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, दोनों के अंदर DDR4 टेक्नोलॉजी वाली रैम है, और दोनों के अंदर जो रैम है वो 16 GB की है। तो रैम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। दोनों रैम की स्टिक जो है वो सैमसंग ने बनाई है। तो यहाँ पर अगर रियल लाइफ में जो देखा गया वो बिल्कुल सेम था। प्रोडक्टिविटी में एसूस का रोग सीरीज का Ryzen वाला CPU वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वहीं पर अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग में इंटेल आगे चला गया, लेकिन वहां पर एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पर जो ग्राफिक कार्ड है उसकी वजह से भी हो सकता है इंटेल आगे चला गया हो, क्योंकि उसमें RTX 3080 है। तो ऑन पेपर RTX 3080 6000M से काफी ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो परफॉर्मेंस डिफरेंस आ रहा है ये ना तो प्रोसेसर की वजह से आ रहा है और ना ही ग्राफिक कार्ड की वजह से आ रहा है। इन दोनों में गेमिंग के अंदर 20 से 25% का डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है रैम की वजह से। लेकिन इन दोनों में एक चीज है वो बिल्कुल सेम है, और वो है इनकी रैम। ये सारा आखिर झोलझाल चल क्या रहा है, ये सारा स्कैम है क्या? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक वगैरह कर दिया करो। तो यहाँ पर लाइनस भैया ने क्या करा, ऑब्वियसली जब उन्हें पता चला कि ये जो डिफरेंस है वो रैम की वजह से आ रहा है, तो उन्होंने दोनों लैपटॉप को खोला, उनकी दोनों की रैम स्टिक्स निकाली। अब यहाँ पर आप इन दोनों लैपटॉप्स की रैम स्टिक को देख सकते हो, दोनों एग्जैक्टली सेम है। दोनों को सैमसंग ने बनाया है, दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन क्या आपने यहाँ पर एक चीज ध्यान दी, यहाँ पर एक रैम स्टिक के ऊपर लिखा हुआ है 1R/8, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है 1R/16। यार, लोग पहले ही 32 मेगाहर्ट्ज, ये मेगाहर्ट्ज क्या होता है, 2400 मेगाहर्ट्ज, DDR3 DDR4 क्या होता है, कितने GB की रैम हमारे लिए सही है नहीं है, कितनी होनी चाहिए, पहले ही लोग इससे कंफ्यूज थे। ये R16 R8 ये सब क्या है? तो ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें फिजिकल डिफरेंस भी है। जैसे ही आप रैम स्टिक को पलट कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक के अंदर केवल 4 ऐसे कंपोनेंट हैं और दूसरे के अंदर 4 आगे भी हैं, 4 पीछे भी हैं, टोटल 8 ऐसे कंपोनेंट्स हैं। तो अब ये 4 और 8 कंपोनेंट्स का आखिर काम क्या है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी क्या करा लाइनस भैया ने वो बताते हैं कि उन्होंने क्या करा। इंटेल के अंदर जो 8 कंपोनेंट वाला चिप वो रैम लगी हुई थी उसको उन्होंने AMD के अंदर डाल दिया। AMD के अंदर जो 4 कंपोनेंट वाली R/16 वाली जो रैम लगी हुई थी उसको लगा दिया उन्होंने इंटेल के अंदर, मतलब दोनों के रैम को स्वैप कर दिया। अब यहाँ पर दोबारा से जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करा गया। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये दोनों लैपटॉप्स मार्केट कैसे करे गए हैं, एज अ गेमिंग लैपटॉप। तो अब जब इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को चेक करा गया, AMD जो है वो इंटेल से 20 से 25% ज्यादा हो गया। मतलब आप यहाँ पर सीधा सीधा ये चीज देख सकते हो कि सिर्फ रैम को स्वैप करने से परफॉर्मेंस भी पूरी की पूरी स्वैप हो गई। जब 8 कंपोनेंट वाली रैम इंटेल में लगी हुई थी तो इंटेल 20 से 25% ज्यादा था। जब वही रैम AMD के अंदर आ गई, दूसरी वाली इंटेल के अंदर आ गई, तो AMD वाला 20 से 25% ज्यादा एक्टिव हो गया गेमिंग के अंदर। तो ये सारा झोलझाल आखिर है क्या, ये चल क्या रहा है, ये कंपोनेंट्स क्या है, 4 सेक्शन 8 सेक्शन, ये क्या है, R8 R16 क्या है ये? तो यहाँ पर मैं आपको वही एग्जांपल लेकर समझाता हूँ जो लाइनस भैया ने लेकर समझाया। क्यों? क्योंकि वी आर इंजीनियर्स, वी बिलीव इन टाइम सेविंग, एफर्ट सेविंग, और हर चीज को सेव करना चाहते हैं। और आसान है, जल्दी बन जाएगी वीडियो। देखो, नहीं, जोक्स अपार्ट, ये बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था उन्होंने। यहाँ पर देखो क्या है, आप रैम को ऐसे समझो कि वो एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है, जहाँ पर लाइब्रेरी को 2 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। वहाँ पर 2 अलग अलग सेक्शन के लिए 2 अलग अलग लाइब्रेरियन को रखा गया है, L1 L2। अब यहाँ पर आप एक प्रोसेसर हो, आप मान लो रैम से बोलते हो कि मुझे 4 बुक चाहिए, चलो एग्जाम्पल के लिए मुझे 4 बुक चाहिए। तो अब वो दोनों के दोनों लाइब्रेरियन काम पे लग जाते हैं। तो जो 4 बुक आपके पास आई
वो होती है रैम की बैंडविड्थ। लेकिन वो कितनी जल्दी उस डेटा को पहुंचा सकता है, जो 4 बुक आपने बोली कि 4 बुक ले आना, और कितनी देर में वो आप तक पहुंच गई, वो होती है रैम की लेटेंसी। तो यहाँ पर जब 2 लोग काम कर रहे थे तो लेटेंसी कम है। तो अब यहाँ पर R16 जो 4 एलिमेंट वाला जो रैम स्टिक है, उसमें क्या करा गया है, जो पीछे के 4 कंपोनेंट थे ना, उनको हटा दिया। मतलब जो लाइब्रेरियन 2 था उसकी जॉब यहाँ पर चली गई है। अब आपके पास लाइब्रेरी उतनी ही बड़ी है, नंबर ऑफ बुक्स अभी भी लाइब्रेरी के अंदर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो लाइब्रेरियन है वो केवल 1 बचा। अब क्या है, अब अगर आपने 4 या 6 बुक मांगी, अब भी आपके पास उतनी बुक आ जाएंगी, लेकिन अब उस एक लाइब्रेरियन को उस बुक को ढूंढने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बैंडविड्थ सेम है लेकिन लेटेंसी बढ़ गई है। तो अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में कोई भी अंतर हमें देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रोडक्टिविटी के लिए जितने भी एप्स हैं वो कह देते हैं रैम से कि मुझे 500 MB रैम की जरूरत है, 500 MB स्टोरेज की जरूरत है, डेटा की जरूरत है। 500 MB डेटा कितनी देर में आ रहा है, इससे उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रैम पहले से ही बहुत ज्यादा फास्ट है, तो उतना जो गैप है ना, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से जब रैम स्विप करी गई तो प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि लेटेंसी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। बैंडविड्थ पहले भी सेम थी, अब भी सेम है दोनों में। लेकिन अगर मैं बात करूं गेमिंग की, गेमिंग में क्या होता है, गेमिंग में हर सेकंड चीजें चेंज होती हैं और साथ ही साथ उसका फ्रेम रेट भी बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड के अंदर 100, 200, 300 फ्रेम्स आ जाते हैं। उन फ्रेम्स को रेंडर करना, जिस हिसाब से आप जितनी तेजी से मूव कर रहे हो उतनी जल्दी जल्दी रेंडर करना, सारा काम बहुत ज्यादा फास्ट करना होता है गेम के जो सॉफ्टवेयर है उसको। तो वो क्या कहता है कि 6 बुक लेकर तो आ, लेकिन वो 6 की 6 बुक जल्दी से जल्दी मेरे पास आनी चाहिए, ताकि जो सामने गेम खेल रहा है उसको कोई भी परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को न मिले। वो अगर 140 FPS पे खेल रहा है तो उसको 140 FPS में रेंडर करके दे दूं। लेकिन क्योंकि वहां पर एक ही लाइब्रेरियन है तो भैया उसको बुक्स ढूंढने में टाइम लग जाता है, लेटेंसी बढ़ जाती है। तो जो 140 वो FPS दे सकता था, अब वो 120 या फिर 115 इतने पर आ जाता है, क्योंकि जो पीछे से डेटा आ रहा है उसको आने में टाइम लग रहा है। इस वजह से वो फ्रेम रेट उतनी जल्दी जल्दी नहीं बना पा रहा जितनी जल्दी वो बना सकता है। यहाँ पर जो CPU है वो बॉटलनेक हो रहा है, उसके पास ताकत है परफॉर्म करने की, लेकिन भैया पीछे से डेटा ही नहीं आ पा रहा, वो काम कहां से करेगा? तो मतलब आप देख लो कि ऑन पेपर सेम रैम होने के बावजूद भी यहाँ पर गेमिंग के अंदर 20 से 25% का गैप देखने को मिल रहा है। 20 से 25% गैप पता है कितना होता है? मतलब एक जनरेशन का जो ग्राफिक कार्ड है वो जब अगले जनरेशन में आता है तब जाकर आपको इतना बड़ा परफॉर्मेंस गैप देखने को मिलता है। मतलब आप ऐसा लगा लो कि RTX 3080 का भले ही ग्राफिक कार्ड है उसमें, लेकिन वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, RTX 3060 वाला। मतलब एक आपका 80,000 का ग्राफिक कार्ड है, एक आपका 40-35,000 का ग्राफिक कार्ड है। तब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हो सकती है वो हो सकती है कॉस्ट कटिंग। यहाँ पर ऑब्वियसली सैमसंग ने दोनों ही ये रैम स्टिक्स बनाई है, तो सैमसंग को जो 4 कंपोनेंट वाली रैम है वो बनानी सस्ती पड़ी होगी, यहाँ पर पैसे बच गए होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं Asus की, तो Asus एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ मिड रेंज लैपटॉप्स नहीं बनाती, वो हाई एंड वाले लैपटॉप्स भी बनाती है। तो यहाँ पर वो मतलब हाई एंड में क्यों नहीं गई, उन्होंने परफॉर्मेंस के बदले सस्तेपन को क्यों चुना? मतलब देखो ऐसा हो सकता है कि Asus जो है वो सैमसंग के पास गया कि भैया एक काम करो, मुझे 16 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम दे दो। सैमसंग ने बोला कि भैया मिल तो जाएगी लेकिन अभी नहीं मिल पाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। Asus ने बोला कि भैया टाइम तो हमारे पास है नहीं, देखो नए नए ग्राफिक कार्ड आए हैं, नए नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, हमें अपना नया लैपटॉप अभी लॉन्च करना है क्योंकि बाकी सारे भी लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें तो रैम भैया अभी चाहिए अभी। सैमसंग ने बोला नहीं भैया अभी तो नहीं पॉसिबल हो पाएगी। यहाँ पर सैमसंग ने बोला कि भैया चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास R16 वाली रैम है, हम वो आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर Asus ने बोला कि चलो ठीक है, R16 वाली रैम ले लेते हैं, हम अपने लैपटॉप का प्राइस कम कर देंगे, और क्या है, किसी को क्या ही पता चलेगा। अब यहाँ पर सैमसंग ने क्यों मना करा? क्योंकि यहाँ पर चल रही है शॉर्टेज सिलिकॉन की। पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिलिकॉन की जो शॉर्टेज है उसने बहुत सारी चीजों पर इम्पैक्ट डाला है। फोन्स के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, जैसे अभी हाल ही में रेडमी का एक फोन का प्राइस 1000 रुपए बढ़ गया, 12 का था 13 का हो गया। क्यों? इसका भी रीजन हो सकता है कि जो चिप की सप्लाई है वो कम हो रही है, सिलिकॉन कम है इस टाइम मार्केट के अंदर। क्यों कम है? क्योंकि ये जो ग्लोबल पेंडेमिक आया है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो डिमांड है अचानक से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब अब जो टीचर्स को पहले लैपटॉप वगैरह से मतलब ही नहीं होता था, अब उनको फोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, स्टूडेंट को फोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए। छोटे बच्चों को जिनके लिए मतलब लैपटॉप कुछ काम का ही नहीं था, उनकी क्लासेस लैपटॉप पे होनी है तो उनको भी लैपटॉप चाहिए। तो मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी वजह से सिलिकॉन की शॉर्टेज चल रही है। तो इस शॉर्टेज की वजह से भैया सैमसंग ने बोला होगा कि हमारे पास अभी रैम अवेलेबल नहीं है R8 वाली। यहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्या है?
भैया AMD वाला सस्ता है ना, महंगे में तो परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज आपको ये चीज बता नहीं रही। कोई भी आप किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी रैम स्टिक ही अगर लेने जा रहे हो या इवन आप लैपटॉप कुछ भी लेने जा रहे हो, आपको क्या बताया जाता है? कितने GB की रैम है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, DDR3 DDR4 और किस मेगाहर्ट्ज पे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। लेकिन आपको कहीं भी ये चीज नहीं बताई जा रही कि रैम R8 वाली है या फिर R16 वाली। अब ये चीज एक तरीके से बिल्कुल वही हो गई, मतलब धोखा देने वाली बात हो गई। कैसे? देखो, मान लो मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, एक Asus है, एक MSI है, एग्जाम्पल के लिए ले लो। अब यहाँ पर दोनों के अंदर प्रोसेसर सेम है, ग्राफिक कार्ड सेम है, रैम ऑन पेपर जो ऐसे बताई गई है वो सेम है, बिल्कुल जो बाकी सारी चीजें हैं सेम है। डिफरेंस कहाँ है? एक के अंदर R8 है, एक के अंदर R16 है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली R16 वाली रैम सस्ती पड़ी होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल MSI के अंदर R16 है तो वो अगर मुझे सस्ता मिल रहा है तो कोई भी यूट्यूबर क्यों सजेस्ट करेगा कि वो दूसरा वाला लैपटॉप जाके ले? हर कोई यही सजेस्ट करेगा कि आप MSI वाला ले लो, क्योंकि सेम परफॉर्मेंस, सेम स्पेसिफिकेशन, सस्ता दाम। आप अगर मार्केट में जा रहे हो, आप भी पागल थोड़ी हो, सेम स्पेसिफिकेशन मिल रही है, सेम सब कुछ मिल रहा है, तो आप सस्ता वाला ही लोगे ना, भले ही आपके पास पैसा है। अगर आपको ये चीज पहले से पता होगी कि एक के अंदर R8 है, एक के अंदर R16 है, तो आप R8 के लिए ही जाओगे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के अंदर ज्यादा मिलेगी। और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। तो गेमिंग में आपके पास पैसा है, आप गेमिंग में डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है, इस वजह से आप सस्ता वाला ही उठा कर लाओगे और आपको धोखा मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस में ड्रॉप मिलेगी। तो ये चीज कंपनीज को करनी चाहिए। उन्हें अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ये चीज बताना चाहिए कि रैम वो कौन सी वाली यूज कर रहे हैं, कौन सी, ये जो बाकी सारी चीजें हैं उसके साथ इस चीज को भी इंक्लूड उन्हें करना चाहिए। हर बार हर कोई जो नया बंदा लेगा, कोई भी नया यूट्यूबर ही हो गया, यूट्यूबर का काम थोड़ी है भाई, जैसे ही कोई नया लैपटॉप आता है उसको मंगाया, उसको खोला, उसकी रैम स्टिक दिखाकर बताया कि इसमें कौन सी रैम है। ये प्रोडक्ट मतलब कंपनी का काम है, कंपनी को बताना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो ये चीज सरासर एक धोखे वाली बात हो गई। तो बस मुझे उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी कि क्या स्कैम चल रहा है। वेल, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो जरूर नीचे कमेंट करके बताना। मैं कहता नहीं हूँ कि कमेंट करो, लेकिन आज जरूर करना कि मान लो आपके दोस्त या आपके पास सेम लैपटॉप है, ब्रांड्स अलग हैं, लेकिन आपका या फिर आपके दोस्त का दूसरे वाले से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा अगर सीन आपके साथ हुआ है, वो कौन से लैपटॉप्स हैं, कौन से ब्रांड्स के हैं, ये सारी चीजें जरूर बताना, क्योंकि ये मेरी नॉलेज तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ जो आप लोग देख रहे हो, जो लोग देखने के बाद कमेंट वगैरह पढ़ते हैं, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी यहाँ पर। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।